हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आप लोग को जैसे पता है हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए। अब आज हम लोग जो पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे 151 से लेके 200 तक करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो यार आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और मेरा एक चैनल है इंस्टा पे, CS वर्ल्ड के नेम पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे रखा है। तो आप लोग वो ज़रूर ज्वाइन करना, उससे क्या होगा आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और उस चैनल पे मैं डेली MCQs दे रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे रही हूँ। अभी आप लोगों का 9 जनवरी 2021 में एग्ज़ाम है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करोगे, तो जितने ज़्यादा MCQs करोगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs डाल रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करें आज हमारा पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक ही चलेगा। एन ऑफर में लैप्स बाय, एक ऑफर है वो कब ख़त्म हो जाता है? रिवोकेशन से, काउंटर ऑफर से, रिजेक्शन बाय ऑफर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। रिवोकेशन से भी हो जाता है कि वापस ले लो। काउंटर ऑफर से मतलब ए ने बी को बोला मेरी कार खरीद ले, और ए ने बोला कि मैं 150 लाख की बेचूंगा, लेकिन बी ने बोला नहीं मैं 120 की खरीदूंगा। तो जो ए का ओरिजिनल ऑफर है वो तो ख़त्म ही हो गया ना। रिजेक्ट कर दिया ए ने कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब ए ने बी को बेचा तो बी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे ये कार नहीं चाहिए। तो किसी भी तरीके से हमारा ऑफर कंप्लीट हो सकता है, सॉरी ख़त्म हो सकता है, लैप्स हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो है वो क्या मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी एब्सोल्यूट, मस्ट बी अनकंडीशनल, मे बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी। तो मे बी प्रिज्यूम फॉर साइलेंस ऑफ ऑफरी इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसमें एक स्टेटमेंट हम लोग बार बार पढ़ते हैं, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। खाली हाँ मतलब मन में हाँ बोलना ही एक्सेप्टेंस नहीं है। मिस्टर ए ने मिस ए को प्रपोज किया, तो मिस ए ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में था हाँ कि मैं मिस्टर ए को हाँ बोलने वाली हूँ। तो मिस्टर ए अगर आप किसी और से भी शादी कर लेता है तो मिस ए कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज उसने मियर साइलेंस मतलब कुछ नहीं बोला, तो उसको हाँ नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑफर बाय पोस्ट मे बी एक्सेप्टेड बाय। अगर किसी ने किसी को ऑफर दिया है पोस्ट के थ्रू तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा? बाय पोस्ट, ओवर टेलीफोन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे होगा पोस्ट। अगर हम लोग ऑफर पोस्ट से देते तो एक्सेप्टेंस भी पोस्ट से ही आनी चाहिए। गाइज एक बात और, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ तो थोड़ा सा उसका जो स्पीड है वो फास्ट रहता है। तो आप क्वेश्चन देखो, बीच बीच में वीडियो को पॉज करो, और अगर आपका आंसर आप खुद लगाओ। अगर आप लोगों का आंसर सही आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो रीज़न ढूंढो। जो मैं आप लोग को रीज़न बता रही हूँ उसको सुनो, और उसके बाद देखो कि आप लोग का क्यों गलत आ रहा है। तो बीच बीच में पॉज ज़रूर मार लेना, मेरी राह तो यही रहेगी, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर इज़ मेड ओनली व्हेन। ऑफर कैसे दिया जाता है? लेटर इज़ पोस्टेड, लेटर दे के। लेटर रीच द ऑफरी, ऑफरी के पास पहुंच जाता है जब लेटर। ऑफरी पोस्टेड इज एक्सेप्ट, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दिया, या नन ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं। लेटर रीच टू द ऑफरी, जब ऑफरी के पास चीज़ पहुंच जाती है ना तभी वो ऑफर कंप्लीट माना जाता है, वरना नहीं माना जाता। पोस्ट कर दिया पहुंचा नहीं तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Consideration must result in benefit to both parties. Past consideration is no consideration in India. कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि past consideration इंडिया में होता है, ठीक है, और सिर्फ इंडिया में ही होता है, ये बात भी ध्यान रखना। Consideration is adequate. Consideration must be something which the promiser is not bound to do. Not bound to do. चलो देखते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, कंसिडरेशन इज एडुकेट, बाकी सारा गलत है। फर्स्ट वाला मस्ट रिजल्ट बेनिफिट इन ऑफरर, ऑफरर के बेनिफिट में होता है, ऑफरी के बेनिफिट में नहीं होता। दूसरा, पास कंसिडरेशन इंडिया में चलता है, नो वाला नहीं होना चाहिए। और इज़ नॉट बाउंड टू पे नहीं होना चाहिए, इज़ बाउंड, ये वाला नॉट गलत है, यहाँ पे नो गलत है, और ये बोथ गलत है, ठीक है। तो बाकी फिर अगर ये तीनों नहीं होते तो सही हो जाता। खैर आगे चलते हैं। Next question, which of the following statement is false? Consideration must be moved at desire of the promiser, may move from any person, must be illusory,
और मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। तो देख लेते हैं। तो मस्ट बी इल्यूजरी, मस्ट नॉट, एक्चुअली में क्या होता है इल्यूजरी मतलब होता है लाइक डुप्लीकेट, तो मस्ट नॉट बी इल्यूजरी होता है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रियल में होना चाहिए, कुछ मनी या मनी के वर्थ में होना चाहिए, ठीक है। खैर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, there can be a stranger to the consideration, there can be a stranger to contract and consideration, या none of the above। तो देख लेते हैं। there can be stranger to a consideration, consideration से थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर हो सकती है पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं होता कभी भी। कंसिडरेशन आप किसी से भी ले सकते हो, लाइक मैंने मेरे फ्रेंड से एक कार खरीदी, कार थी 2 लाख की, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला या किसी तीसरे पर्सन को बोला तो उसको पैसे दे दे, तो वो दे देगा, इसमें क्या है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो नहीं है ना, लेकिन उन्होंने पैसे दिए तो वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एनीथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, एवरीथिंग इन रिटर्न या नथिंग इन रिटर्न। तो ये आता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। एनीथिंग मतलब कुछ भी और एवरीथिंग मतलब हर कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? जनरली अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, सही है वैसे देखा जाए तो। चलो देखते हैं आगे। अ वर्बल प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट इज वैलिड। नेक्स्ट, इनकम्प्लीटेड गिफ्ट नीड नो कंसिडरेशन। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो यहाँ पे जो हमारा फॉल्स है वो बी है। देखो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है कि जनरली स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, अगर आप किसी को एजेंट बनाते हो तो उसमें भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। वर्बल प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, इसको ये इनवैलिड होता है, वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनवैलिड होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। मैं गलतियाँ भी बताती जा रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन घूम के आ जाए तो आप लोग को वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अ ग्रेटुइटियस प्रॉमिस कैन, ग्रेटुइटियस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, बी इन फोर्स, नॉट बी इन फोर्स, बी इन फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ या नन ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं। नॉट बी इन फोर्स, ठीक है। जो ग्रेटुइटियस प्रॉमिस है वो कभी भी इन्फोर्स नहीं होता क्योंकि उसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अ माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम, माइनर की लायबिलिटी कब बनती है? जो उसको नेसेसिटी, लाइक मिस्टर ए है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है, तो मिस्टर ए को अगर कोई, मान लो मैं ही नेसेसिटी सप्लाई करती हूँ तो उसकी लायबिलिटी बनती है मिस्टर ए की, पर कैसे? अराइज आफ्टर ही अटेन मेजॉरिटी एज, इज अगेंस्ट ओनली माइनर्स प्रॉपर्टी, डज नॉट अराइज एट ऑल, अराइज इफ द माइनर प्रॉमिस फॉर इट। तो देख लेते हैं। माइनर की प्रॉपर्टी से ही अराइज होती है और किसी से नहीं होती। अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। वो लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइनर पोजिशन इन द फर्म? ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, he can become a partner, he can admit it to only to the benefit, he can become a partner after majority attaining, ठीक है। तो नॉट ट्रू बोल, नॉट, ये ध्यान से पढ़ना। तो देखो, ही कैन बिकम अ पार्टनर इज नॉट ट्रू, मतलब सिंपली वो एकदम से पार्टनर नहीं बनता, वो एडमिट होता है फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो हम ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते ही कैन बिकम अ पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is true? A contract with a minor is voidable at option of minor. An agreement with minor can be rectified after he attains majority. A person who is usually unsound mind cannot enter into contract when he is a sound mind. A person usually of sound mind cannot enter into a contract when he is of an unsound mind. तो इसमें से हमें क्या करना है? ट्रू ढूंढना है। तो देखते हैं। देखो पहला वाला, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ माइनर, ठीक है। तो एट ऑप्शन ऑफ माइनर नहीं होता, माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो जो होता है वो वॉइड एप इनिशियो होता है। वॉइड एप इनिशियो मतलब शुरू से ही ख़त्म है।
तो आप वॉइडेबल बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट विद अ माइनर कैन बी रेक्टिफाई आफ्टर हिन रिटर्निंग, कभी भी रेक्टिफाई नहीं होता, कल ही बताया था मैंने आप लोग को, लास्ट वीडियो देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी यार। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जो पागल है, कैन नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, जबकि वो एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो साउंड माइंड में आ गया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, सही रहता है, लेकिन कैन नॉट एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ यूजुअली अनसाउंड माइंड। तब ये बात बिल्कुल सही है कि कोई अगर सही दिमाग का है लेकिन जिस टाइम उसका एंटर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट वो अनसाउंड माइंड का था, तो वो एंटर नहीं हो सकता। एक पागल, लेकिन एक बात बताऊँ, ये प्रूफ कैसे करेगा कोई कि पागल अब पागल है और पागल अब पागल नहीं है, या सही इंसान अब पागल हो गया और पागल जब था वो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। बहुत मुश्किल होता है यार ये प्रूफ करना, लेकिन ठीक है लिखा हुआ है तो हम मानते हैं कि एक इंसान है अगर वो सही भी दिमाग का है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो पागल हो था तो क्या हुआ, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, when a consent of both the parties is given by mistake, आपने पार्टीज की कंसेंट ली है लेकिन दोनों की मिस्टेक हो गई, ठीक है, बोथ द पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, वैलिड, वाइडेबल या इलीगल, देखो दोनों की गलती है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा और वो वॉइड माना जाएगा, जबकि एक की मिस्टेक होती है ना तो वैलिड माना जाता है, प्लस उसको कंपनसेशन देना पड़ता है सामने वाले को, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, देखो वही बात आ गई कि दोनों की मिस्टेक हो गई, बट इफ़ देर इज मिस्टेक ऑफ ओनली वन पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो बना था, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइड माना जाता है जब बायलैटरल मिस्टेक होती है, लेकिन अगर एक की मिस्टेक हो गई फिर तो वॉइड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा या इलीगल माना जाएगा। आप खुद देख रहे हो, देखो घुमा के आ गया क्वेश्चन, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो वॉइड होता है, लेकिन बताओ यूनिलैटरल में क्या होता है, तो हम क्वेश्चन वहाँ पे ढंग से पढ़ते नहीं है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो वैलिड माना जाता है, और मैंने बताया था अगर आप इसको ख़त्म कराओगे तो लैप्स भी कराओगे तो भी आपको जो जिसकी मिस्टेक है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ, इंडिया के लॉ की मिस्टेक करिए तो वो वॉइड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। तो इसको वैलिड माना जाएगा बिकॉज आप इंडिया में रहते हो और उसके बाद इंडिया की लॉ की मिस्टेक करते हो, तो आपके लिए कोई भी वो कहते हैं ना कि छोड़ेंगे नहीं आपको, आपसे कंपनसेशन लेंगे ही लेंगे, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक ऑफ सम फॉरेन लॉ, ये देखो थोड़ा सा माना जा सकता है कि हम इंडिया में रहते हैं तो फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो तब वैलिड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा या इलीगल माना जाएगा, तब वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की लॉ की मिस्टेक नहीं कर सकते, तब तो वैलिड माना जाएगा, लेकिन अगर हमने फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है तो वहाँ पे थोड़ी सी रियायत चल जाती है और यहाँ पे वैलिड मान लिया, वॉइड मान लिया जाता है। नेक्स्ट, अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया एज टू इफेक्ट, ऐसा मिस्टेक किया है आपने जो इंडिया के कानून में नहीं है, मतलब इंडिया के लॉ में नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की लॉ की मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हो जाता है या मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाता है, लेकिन बाहर के लॉ की अगर मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है। देखो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोगों को एक बार और देख लेने चाहिए थे, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि वीडियोस को 2-2 बार देखो, क्योंकि वीडियोस को अगर हम सुनते रहते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है यार। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इनोसेंट मतलब मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, अनजाने में हो गया, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, डैमेजेस आर पेबल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड डैमेजेस आर नॉट पेबल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वैलिड एंड डैमेजेस आर पेबल, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड, डैमेजेस आर नॉट पेबल। तो देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड डैमेजेस आर नॉट पेबल, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा क्योंकि आपसे गलती हुई है तो डैमेजेस की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप इनोसेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपने सामने वाले के साथ फ्रॉड किया है, तो तब क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड डैमेजेस आर पेबल,
Contract become voidable and damages are not payable. Contract become void and damages are payable. Contract become void and damages are not payable. तो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड डेमेजेस आर पेबल. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के कंडीशन में वॉइडेबल मान जाता है और डैमेजेस पे करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड. वही बात आ गई. देखो वहाँ पे विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम से आ गया था, यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉड के नाम से आ गया. तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में देनी है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या इलीगल. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइडेबल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, मॉरल प्रेशर इज इन्वॉल्व इन केस. मॉरल प्रेशर मतलब किसी को मॉरली आप परेशान कर रहे हो तो कोर्जन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रॉड होता है. जैसे आप लोग भी कई बार अपने पेरेंट्स को बोलते हो मम्मी ये करवा दो वो करवा दो, मतलब आप ज़बरदस्ती उनको मॉरली परेशान, मतलब कहने का मतलब ये कि आप उनको फिजिकली नहीं बोल रहे हो लेकिन आप उनको ऐसे करते हो कि वो आपकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. कहीं रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग मॉरली सामने वाले को दबा देते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ, डॉक्टर एंड पेशेंट का, टीचर एंड स्टूडेंट का, चिल्ड्रंस एंड बोले तो पेरेंट्स का. ठीक है. तो ये सारे जो रिलेशन होते हैं इसमें हम लोग मॉरली कर लेते हैं. एंड कोर्जन में क्या होता है, फिजिकली किसी को चक्कू दिखाना, धमकाना, वो हो जाता है. मिस रिप्रेजेंटेशन में गलती हो जाती है और फ्रॉड में आप लोग सामने वाले को धोखा देते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अ ट्रीट टू कमिट सुसाइड डज नॉट अमाउंट टू कोर्जन. मतलब आप धमकी दे रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, तो वो कोर्जन नहीं है. चलो देखते हैं. अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व यूज ऑफ फिजिकल प्रेशर. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. साइलेंस ऑलवेज अमाउंट टू फ्रॉड. देखते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज. अगर आप कानून को इग्नोर करते हो तो कोई भी आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आप इंडिया में रहते हो और इंडिया के कानून ही नहीं जानते हो. ऐसा नहीं हो सकता. सेकेंड वाला बिल्कुल, फर्स्ट वाला भी गलत है. देखो अगर आप बार बार बोलते हो कि मैं सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, तो ये भी एक तरीके से धमकाना ही तो कोर्जन होता है. नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज फिजिकल प्रेशर. फिजिकल प्रेशर नहीं होता, वो मॉरल प्रेशर होता है जो अभी हमने पढ़ा था और यहाँ पे ये नॉट गलत है. ठीक है. साइलेंस ऑलवेज अमाउंट टू फ्रॉड. साइलेंस हमेशा फ्रॉड नहीं होता. ठीक है. तो ये साइलेंस, अगर सामने वाला किसी को मार रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है, मैंने देखा लेकिन मैंने नहीं बोला तो मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उसके साथ फ्रॉड किया. ठीक है. तो ये गलत है. नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इज़ void इफ़ इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एक अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा अगर वो पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ठीक है. तो ट्रेडिंग विथ एनिमी, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफेंस, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. तो देख लेते हैं. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, बाकी सारे हैं. नेक्स्ट, वेजरिंग का मतलब क्या होता है, बेटिंग, बिडिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव. तो बेटिंग का मतलब ही वेजरिंग होता है, मतलब सट्टा लगाना ही वेजरिंग होता है. और मैंने इसका एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वीडियोस में दे रखा है, तो वो आप लोग देखो तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज. ठीक है. किसी को शादी करने से रोकना, दैट इज अग्रीमेंट प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग. ये क्या होता है, वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है या कंटीजेंट होता है. तो ये क्या होता है, वॉइड होता है. आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते एक्सेप्ट वो माइनर नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ एनी पार्टी हैज़ रिसीव एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. एक पार्टी है जिसको कोई बेनिफिट मिला है कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉम अदर पार्टी, ही मस्ट रिस्टोर इट. उसको वापस देना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है. एंड मेक कंपनसेशन टू अदर पार्टी. इसको क्या बोलेंगे, क्वांटम मेरिट, रेस्टिट्यूशन, कंसिडरेशन या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे आप लोग को दो आंसर में कंफ्यूजन होगा, ए और बी में. तो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट है वो है बी, क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं बोला कि उस टर्म को क्या बोलेंगे. अगर उस टर्म को बोला होता तो क्वांटम मेरिट होता. उसने बोला ये केस किसका है, तो वो केस क्या है, रेस्टिट्यूशन का है. नेक्स्ट,
The basis of quasi contractual relationship is the existence of valid contract between party, prevention of unjust enrichment at expense of other, provision contained in section 10 of Indian Contract Act, existence of voidable contract between the parties. तो देख लेते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या है. तो अनजस्ट इनरिचमेंट माना जाता है एट एक्सपेंस ऑफ अनादर. ठीक है, दूसरे के खर्चे पे आप लोगों ने गलती अनजस्ट इनरिचमेंट कर लिया, गलत फ़ायदे उठा लिए, उसको बोलेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. नेक्स्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, वैलिड होता है या इलीगल होता है? देखो, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो वॉइड होता है, लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. ठीक है, आप कंटीजेंट, अगर आज बारिश आई तो मैं पकोड़े खाऊंगी, आज बारिश नहीं आई तो मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी. तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट वॉइड. ठीक है, लेकिन आज इंडिया जीतेगी तो मैं तुझे 5,000 दूंगी, और अगर पाकिस्तान जीती तो तुम मुझे 5,000 देना. ये गलत है. तो इसको केस केस पे डिपेंड होता है. जो LIC है हमारा वो कंटीजेंट होता है कि अगर आपकी 10 साल में डेथ हो गई तो आपको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट, तो एक सेकेंड, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, टर्मिनेट when the right and obligation are completed, when the contract become voidable, both A and B या none of the above. तो यहाँ पे आंसर है when right and obligation are completed. ठीक है. नेक्स्ट, which is not the mode of discharge of contract. इनमें से कौन सा मोड नहीं है डिस्चार्ज? परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंजक्शन. तो इंजक्शन डिस्चार्ज का नहीं है. परफॉर्मेंस, काम, मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे घर में आके ये काम कर दो, आपने कर दिया, मैंने उसके बदले पैसे दिए, परफॉर्मेंस हो गया, काम खत्म. लैप्स ऑफ टाइम, किसी A ने B को बोला मुझसे शादी कर ले, B ने जवाब नहीं दिया तो ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा ऑफर. ठीक है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ देते हैं कई लोग कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन इंजक्शन क्या होता है? कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर देती है कि कुछ टाइम के लिए स्टे लगा देती है कई चीज़ों पे, लाइक प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे. तो वो कोई मोड नहीं है डिस्चार्ज का. नेक्स्ट, अ पर्सन फाइंड सर्टेन गुड्स. एक इंसान है जिसको कुछ गुड्स मिले बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन, जो दूसरे से है. इन सच अ केस फाइंडर क्या होगा? बिकम द ओनर ऑफ दैट गुड, इज अंडर अ ड्यूटी टू ट्रेस रियल ओनर, कैन सेल दैट गुड इफ ट्रू ओनर इज नॉट फाउंड. बोथ B and C. तो देख लेते हैं. बोथ B and C, वो ओनर नहीं होता, उसकी ड्यूटी है कि वो ट्रेस करे रियल ओनर को. कैन सेल दैट गुड इफ़ रियल ओनर, अगर रियल ओनर नहीं मिलता तब वो उस गुड्स को बेच सकता है, लेकिन अगर बाद में मिल जाएगा तो उसका अमाउंट उसको रियल ओनर को देना पड़ेगा. नेक्स्ट, इफ़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट द टाइम लैप्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टाइम ख़त्म हो जाता है. एंड इफ़ द पार्टी फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, या तो टाइम ख़त्म हो गया या आपने विद इन द टाइम काम नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम क्या होगा? वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल, एनफोर्सेबल इन द कोर्ट. तो वो वॉइडेबल हो जाता है. अगर दूसरी पार्टी आगे और टाइम देना चाहती है तो दे सकती है. ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी टेक्निकल एरर है ये, देखा जाए तो. नेक्स्ट, चेंज इन वन और मोर ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़, टर्म्स ही चेंज कर दी, मतलब पुराने से नए पे आए. इसको क्या बोलोगे? नोवेशन, रिसेशन, रिमिशन या ऑल्ट्रेशन. तो ये होता है ऑल्टर करना, क्योंकि आपने दो तीन टर्म्स चेंज किए. अगर ये पूरा नया बन जाता तो उसको बोलते हैं नोवेशन. नेक्स्ट, इन बोथ द केसेस डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी एंड डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट. इफ़ द प्रोमिसर डाई, जो प्रॉमिस करता है वही मर गया, हु विल बी परफॉर्म ऑन हिज बिहाफ. तो कौन परफॉर्म करेगा? अदर प्रोमिसर, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बोथ A and B या नन ऑफ द अबव. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे इजी से आ जाता है ना, मज़ा भी आता है बीच बीच में करने का. तो बहुत इजी है इसका आंसर. तो बोथ A and B, दूसरे प्रोमिसर करेंगे या फिर जो मर गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब वो कर पाए. अगर वो नहीं कर पाते तो वो नहीं करेंगे. मतलब कहने का मतलब, एक डॉक्टर है, उसने किसी को ऑपरेशन करने का प्रॉमिस किया. अब ऑपरेशन करने से पहले अगर वो मर गया तो डॉक्टर की वाइफ या फिर डॉक्टर के घर वाले थोड़ी करेंगे, वो थोड़ी डॉक्टर है. ठीक है.
नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है करना वो वॉइडेबल होंगे, वॉइड होगा, इलीगल होगा या एनफोर्सेबल होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि हम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, हम उसको काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ पार्टी एंटाइटल टू रिज़ाइन द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एक पार्टी है रिज़ाइन करे कॉन्ट्रैक्ट, द रेमेडी वेयर ही हैज़ रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी हैज़ एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट सेपरेबल, या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव, रेक्टिफाई कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को, थर्ड पार्टी उसकी जगह ले सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं कर सकते हम लोग, मतलब ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, इसका मैंने कल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में शादी है, तो शादी में हम लोगों ने फर्नीचर बनवाया, तो फर्नीचर में हम लोगों ने फर्नीचर वाले को बोला था कि टाइम पे दे देना, अगर तूने टाइम पे नहीं दिए तो शादी में हमें रेंट पे फर्नीचर मंगाने पड़ेंगे, और रेंट तुझसे लेंगे हम लोग। दैट मीन्स जब हम लोगों ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको ये बात बता दी, तो ये स्पेशल डैमेजेस है, दैट इज़ डैमेजेस विच अराइज ड्यू टू सम स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमटेंसेस। तो इसमें क्या होगा, आर नॉट रिवोकेबल ऑल टुगेदर, आर इलीगल बिकम being positive in nature, cannot be claimed as a matter of right, can be claimed as a matter of right। तो देखते हैं, आर नॉट रिकवरेबल ऑल टुगेदर, मतलब जो स्पेशल डैमेजेस हैं वो हमेशा ही रिकवर नहीं होते। ये कब होते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसमें स्पेसिफिकली लिखवाते हो या सामने वाली पार्टी को बताते हो, क्योंकि आजकल बताया हुआ तो सामने वाला मुकर जाएगा, तो लिखवाना ही सबसे सही रहता है कि आपने उसको पहले ही लिखवा दिया कि देख, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं किया तो हम इसके बदले में तेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, जो भी हमारे लगेंगे, तब रिकवर होगा, वरना नहीं रिकवर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर रिवोकेबल, स्पेशल डैमेजेस आर रिवोकेबल ओनली इफ पार्टीज नो अबाउट देम, देखो वही बात मैंने आपको बता दी, और रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस का हिसाब ही नहीं है, वो नॉट रिवोकेबल होते, ऑल ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एग्जाम्पलरी डैमेजेस आर नॉट अवॉर्डेड इन सच केस, देखो एग्जाम्पलरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं, इसको विंडिक्टिव डैमेजेस भी बोला जाता है, ये वो डैमेजेस होते हैं जहाँ पे हम किसी को इतना मेंटली हैरेसमेंट कर देते हैं कि हमें बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, लाइक किसी को शादी का वादा करके तोड़ देना, शादी वाले मंडप में नहीं पहुँचना, या फिर किसी से चेक ले लिया और चेक देने के बाद, मतलब चेक ले लिया किसी से और क्या करा, उसको पैसे दे दिए, अब वो चेक जब हम लगाने जा रहे थे तो वो डिसऑनर हो गया। तो इस तरीके के जो डैमेजेस होते हैं उसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी डैमेज या फिर विंडिक्टिव डैमेजेस। तो ये केस में कौन सा केस नहीं है, तो प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, देखो पहला तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, wrongfully dishonor एंड कस्टमर चेक बाय बैंकर, ये भी बता दिया मैंने, ब्रीच ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आएगा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस में आप किसी को भी मॉरली ऐसी परेशानी नहीं दे सकते, यहाँ पे या तो नॉमिनल ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे या फिर स्पेशल डैमेजेस होंगे। नेक्स्ट, damages which the contracting parties fix at the time of contract, at the time of contract, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर दिया कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तेरे को इतने पे करने पड़ेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, या नन ऑफ दी अबव। तो ये है लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड का मतलब था जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और वो होते हैं हमारे विंडिक्टिव या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो किसी टेक्निकल एरर की वजह से हमें पे करने पड़ते हैं। A court, an order of court restraining a person from doing a particular act, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है कि ये काम मत करो, जैसे दो भाई हैं, दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में लड़ाई चल रही है, तो प्रॉपर्टी के बारे में जब लड़ाई चल रही है तो एक भाई ने दूसरे भाई को, लड़ाई चल रही थी, प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे थे, तो ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ में कोर्ट क्या कर देती है, स्टे लगा देती है। स्टे को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजक्शन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, तो इसको बोलते हैं इंजक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी कितनी पार्टीज होती है, तो इंडेमनिटी में होती है हमारी 2 और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होती है 3। इंडेमनिटी में होती है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, ठीक है, और गारंटी में कौन सी होती है, श्योरिटी,
डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 2:3, 3:2, 1:3 या 2:1। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया 2:3 होगा। नेक्स्ट कहाँ गया, वेट, next, in contract of indemnity, what is the liability of indemnifier against indemnified? इंडेमनीफायर की क्या लाइबिलिटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, नो लाइबिलिटी या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटा। श्योरिटी की लाइबिलिटी कब होती है, गारंटर की लाइबिलिटी कब होगी, जब सामने वाला पैसे नहीं देगा। आज मेरी फ्रेंड ने किसी दूसरे से 10,000 रुपये उधार लिए, तो अगर मेरा फ्रेंड नहीं देता और मैंने उस पर गारंटी दी तो मेरी लाइबिलिटी तो तब बनेगी ना जब मेरा फ्रेंड नहीं देगा। तो वो प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, नो लाइबिलिटी होगी या फुल लाइबल होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी हो जाती है श्योरिटी की लाइबिलिटी। श्योरिटी की लाइबिलिटी कब क्रिएट होती है, देखो यहाँ पे 3 पार्टीज होती है, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। इसने इससे पैसे लिए, ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी प्राइमरी बनी। अगर ये नहीं देता तो तब ये देगा, ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी सेकेंडरी बनी। तो ये इसकी अगर नहीं देता तब ये देगा, ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी सेकेंडरी बनी, मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होगी, सेकेंडरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज नहीं हो सकता, नॉट जरूर ध्यान से पढ़ना। by notice of revocation, by death of surety, if creditor release the payment of principal debtor या none of the above। तो इसका आंसर है none of the above। ध्यान से पढ़ना सारे ऑप्शन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन में श्योरिटी बोल सकता है कि मैं रिवोक कर रहा हूँ, तो कोई उसको मना नहीं करेगा। डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो वैसे भी रिलीज हो जाता है। और क्रेडिटर को अगर पैसे मिल जाते हैं प्रिंसिपल डेटर से तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म। नेक्स्ट, विच व्हाट इज द राइट ऑफ बेली अगेंस्ट द गुड। बेली कौन होता है, जो दूसरों के गुड्स रखता है। लाइक मैंने मेरी फ्रेंड से एक टॉपर लिया, तो वो टॉप जो मैंने उससे लिया तो वो देने वाला कौन हुआ, मेरी फ्रेंड कौन हुई, बेलर हुई, और मैं कौन हुई, बेली हुई। तो मेरे पास उस गुड्स का क्या आएगा, ओनर, पोजीशन। बेली कैन सेल दोज गुड्स या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे सिर्फ हम पजेसर होते हैं, हम उस गुड्स को बेच नहीं सकते। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, if the creditor loses or part with any security with the debtor provide him at time of contract, the surety is discharged। मतलब क्या हुआ, गारंटी के केस में क्रेडिटर ने को एक सिक्योरिटी दी गई थी। मान लो ए ने बी से 5 लाख रुपए लिए, तो ए की गारंटी बी को किसने दी, सी ने दी, सी श्योरिटी हो गया। लेकिन ए ने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी थी, वो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी के जो मान लो कोई गोल्ड का कड़ा था वो गुम हो गया हमारे बी से, तो श्योरिटी कितना डिस्चार्ज होगा, द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। द श्योरिटी कैन फुल्ली डिस्चार्ज, श्योरिटी कैन क्लेम डैमेजेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी तक श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद तो उसको पे करना ही पड़ेगा। मतलब 2 लाख तक की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी उसने गुम कर दी। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली की ड्यूटी कौन सी नहीं है, द बेली मस्ट टेक केयर ऑफ गुड एज हिज गुड्स। द बेली कैन नॉट यूज बेलर गुड्स इन एन अनऑथराइज मैनर। द बेली शुड रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। ही कैन सेट अप एडवर्स टाइटल टू द गुड। तो ही कैन सेट अप एडवर्स टाइटल, कभी भी वो एडवर्स टाइटल नहीं क्रिएट कर सकता। बाकी सारी ड्यूटीज़ है कि उसको गुड टेक केयर करनी चाहिए, बेली अनऑथराइज यूज़ ना करे और डिमांड ना करे जब तक, मतलब रिटर्न कर सकता है विदाउट डिमांड ऑफ एक्सपायरी। लाइक मैंने मेरी फ्रेंड से कोई टॉप लिया तो मैंने उसको बोला मैं 5 दिन में दे दूँगी, तो मेरा काम 2 दिन में हो गया तो मैं 2 दिन में तो दे सकती हूँ। नेक्स्ट, अ लियान विच इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ पे ही है, ऑन विच स्किल एंड लेबर हैज़ बीन एक्सरसाइज। उसको क्या बोलोगे, जनरल लियान, पर्टिकुलर लियान, ऑर्डिनरी लियान या बोथ ए एंड बी। तो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर लियान, ठीक है। गाइस, आज की लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया, और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और
मेरे चैनल को ज़रूर ही ज्वाइन करना। टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आपके एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करो। तो बाय, कंप्लीट करते हैं आज की क्लास।